हेलो एवरीवन। हम लोग यहाँ पे विजन आईएएस का जो टेस्ट नंबर 7 है, ठीक है, कौन सा टेस्ट नंबर 7, विजन आईएएस का जो टेस्ट नंबर से है 7 है, इसका कोड है 6316। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर की बात की गई है, ठीक है, प्लस करंट अफेयर की बात की गई है। तो अभी इस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7 के 5 पार्ट हमारे हो चुके हैं, 5 पार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग 6वें पार्ट की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हम लोग 10 क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा 51 क्वेश्चन है वो है एसडीआर के बारे में, ठीक है। तो पहला कथन इसमें कि एसडीआर एक मुद्रा या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का दावा है। दूसरा है कि एसडीएफ बास्केट में शामिल की जाने वाली किसी भी मुद्रा को निर्यात मापदंड या स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य मापदंड को पूरा करना होता है। थर्ड ऑप्शन है कि एसडीआर निजी व्यक्ति या संस्थान द्वारा रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सही कथन का जवाब देना है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं एसडीआर के बारे में। स्पेशल ड्राइंग राइट इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे 5 देशों की मुद्राओं को शामिल किया जाता है एसडीआर बॉक्स बास्केट में, ठीक है। 5 देशों की मुद्रा यहाँ पे शामिल होती हैं एसडीआर के बॉक्स में। और एसडीआर को आईएमएफ की मुद्रा कहा जाता है, ठीक है, आईएमएफ की मुद्रा कहा जाता है, ठीक। अब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला बोला है कि ये अंतरराष्ट्रीय आईएमएफ का पर दावा है, तो ये कोई दावा नहीं है, ठीक है ना, बल्कि अपेक्षा की जाती है। यह एक संभवित कहा जाए तो उनके प्रति जो सदस्य देश हैं, ठीक है ना, जो सदस्य देश हैं उनके लिए क्या करती है आईएमएफ जो है, जब आपातकालीन स्थिति होती है उनको, तो उनको ऋण देने का काम करती है आपातकाल के दौरान। तो आईएमएफ का जो ये मुद्रा है, ठीक है ना, एसडीएफ मुद्रा, इसमें 5 देशों की मुद्रा को शामिल किया गया है। ये दावा किसी का, ये आईएमएफ की दावा नहीं है, ठीक है ना, बल्कि यह एक प्रयोज्य मुद्रा के रूप में, प्रयोज्य मुद्रा के रूप में इसे माना जा सकता है, ठीक है ना। प्रयोज्य मुद्रा के रूप में इसे दावा के रूप में माना जा सकता है, लेकिन ये अगर ये कहें कि ये आईएमएफ के दावा है तो बिल्कुल नहीं। फिर बात करते हैं आईएमएफ की जो एसडीआर बास्केट है, ठीक है। एसडीआर बास्केट की बात करें यदि हम, तो उसमें शामिल मुद्राएं जो है वो निर्यात मापदंड यानी स्वतंत्र रूप से उपयोग मापदंडों को पूरा करती है। तो दूसरा ऑप्शन तो सही हो जाता है, ठीक है। तीसरा है कि ये निजी व्यक्ति या संस्थान द्वारा रखे जा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ये केवल उन्हीं के द्वारा रखे जा सकते हैं जो सदस्य हैं, ठीक है ना। ये अपने सदस्य देशों जो हैं वही एसडीआर से संबंधित जो भी है रख सकते हैं, निजी व्यक्ति या संस्थान इसको नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत है, ठीक है। इसमें केवल और केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लें यदि कि जो 5 देशों की मुद्राएं हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आगे क्वेश्चन है, तो ये 5 देशों की जो मुद्रा हैं इनको आपको बताना है कि एसडीआर बास्केट में जो शामिल मुद्रा हैं वो कौन कौन सी हैं, इसे आप कमेंट करके बताइएगा। हालांकि इससे संबंधित क्वेश्चन आगे है, ठीक है। तो ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हो गए ये आईएमएफ का कहा जाए, इसकी मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 52। इसमें बोला गया है मुद्रा आपूर्ति के उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भारत के संदर्भ में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि मुद्रा आपूर्ति के सभी उपायों में M1 सबसे अधिक तरल है। दूसरा है कि M4 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला माप है और इसे समस्त मौद्रिक संसाधनों के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त में से हमें सही कथन बताना है, ठीक है। तो अभी आप ये बताइए कि जो मुद्रा की सप्लाई है उसका नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। उसका नियंत्रण कौन करता है या नियामक कौन होता है, ये हमें आपको कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। अब हम इसके आंसर की बात करें यदि, तो जो मुद्रा आपूर्ति में सही सभी उपायों में M1 सबसे तरल है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि M1 सबसे तरल, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, सॉरी, यहाँ पे बोला है सबसे तरल है M1 सबसे तरल मुद्रा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये वाला तो सही है कि M1 सबसे तरल मुद्रा है, एकदम सही है। और यहाँ पे जो बोला है M4 मुद्रा आपूर्ति सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे M3 मुद्रा को सर्वाधिक यूज होती है, इसीलिए इसे ब्रॉड मनी कहा जाता है, इसीलिए इसे ब्रॉड मनी भी कहा जाता है, व्यापक मुद्रा कहा जाता है, सुलभ मुद्रा कहा जाता है, ठीक है ना। व्यापक मुद्रा भी कहा जाता है और सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है सेकंड नंबर। इस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक, ठीक है ना, केवल और केवल एक। अब हम थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं कि जो S1 होती है, M1 मुद्रा होती है, तो हमारा आरबीआई जो है वो इसका नियंत्रण नियामक करता है, जो भी करता है ना। तो इस तरह नियंत्रण संबंधी जो भी प्रावधान है मुद्रा की आपूर्ति में वो आरबीआई करता है, ठीक है। तो इसकी बात करें यदि हम कि ये जो मुद्रा आपूर्ति में इनकी गणना के लिए M1 M3 M4 की यूज़ किया जाता है, तो उसमें ये इनमें क्या क्या कौन कौन सी मुद्राएं शामिल होती हैं, ठीक है। तो M1 जो होती है, ठीक, M1 मुद्रा जो होती है ये सबसे तरल मुद्रा हो गई। और इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो जो जनता के पास जमा होती है, प्लस जो बैंकों के पास मांग जमा होती है, प्लस आरबीआई जमा, ठीक है ना। तो बैंकों के पास मांग जमा यहाँ पे हो गई, प्लस आरबीआई की अन्य जमा हो गई, ठीक है। आरबीआई की क्या हो जाएंगी, अन्य जमाएं हो जाएंगी, ठीक।
आरबीआई की अन्य जमाएं, ये M1 में। फिर M2 जो आएगा, तो M2 में क्या होता है, M1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे डाकघर की सभी बचत जमाएं, ठीक है ना, डाकघर की बचत जमाएं, कौन सी, बचत जमा। फिर M3 की बात करें, ब्रॉड मनी की बात करें, ठीक है। अभी M1 की बात एक थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, संकीर्ण मुद्रा M1 को कहा जाता है, ठीक है। और M3 की बात करें तो M3 में क्या होता है, M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा, ठीक है, बैंकों की सावधि जमा, ठीक, बैंकों की यहाँ पे हो जाएगी क्या, सावधि जमा, ठीक है। ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्यावसायिक बैंकों की निवल जमा, ठीक है। तो M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा ये M3 में हो जाएगी। और M3 को क्या क्या कहा जाता है, तो मैंने चर्चा कर ली है ऊपर कि ब्रॉड मनी कहा जाता है, सुलभ मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। और इस मुद्रा का ही उपयोग जो है नीति निर्माण में किया जाता है, सरकार या आरबीआई द्वारा जो नीति निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो M3 मुद्रा का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं M4 मुद्रा। M4 मुद्रा जो होती है M3 प्लस यहाँ पे डाकघर की सभी जमाएं आ जाती हैं, ठीक है, डाकघर की सभी जमाएं यहाँ पे शामिल हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे डाकघर की सभी जमाएं शामिल हो जाती हैं। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि तरलता के क्रम में सबसे ज़्यादा तरल कौन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो तरल है वो होती है M1, फिर होती है M2, फिर होती है M3, फिर M4 सबसे कम तरल होती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और चीज़ हो गई, ठीक है, अभी यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो M0 जो होती है वहाँ पे जनता के पास जितनी मुद्रा होती है प्लस बैंकों की आरबीआई में जो जमा होती है, इनको शामिल किया जाता है, और इसको शामिल किया जाता है, ठीक है, किसको किसको, जनता के पास मुद्रा प्लस आरबीआई की जमाएं, ठीक है। और M0 को क्या कहा जाता है, हाई पावर्ड मनी कहा जाता है, ठीक है ना, हाई पावर्ड मनी कहा जाता है किसको, M0 को, ठीक है, हाई पावर्ड मनी किसको कहा जाता है, M0 को कहा जाता है। इसे आधार मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, आधार मुद्रा भी बोला जाता है, ठीक। इतना रहा इसके बारे में डिटेल। तो इस टाइप का हम लोग डेली, ये 10 क्वेश्चन नहीं, करीब हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन का डेली डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि एकदम इतना डिटेल्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही अपना है कि ये भी एसडीआर के ही है, ठीक है। एसडीआर मुद्राओं में इसमें बास्केट में बोला है कि कौन कौन इसके हिस्सा है, ठीक है। हम लोग डेली जो विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज है, मैं बार बार बता रहा हूँ, विजन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है वो पीटी जब हमारी 24 मई को है तब तक हम लोग चलाने वाले हैं, और डेली 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का ही है, ठीक है, जिससे हम लोग एक टेस्ट सीरीज को एक हफ्ते में खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो सोने से पहले आप लोग 10 क्वेश्चन की सीरीज को देख कर सोएंगी, आप लोग की तैयारी में जरूर एक सुधार होगा। तो हम लोग इसके बास्केट की बात करेंगे, कौन कौन सी इसमें मुद्राएं हैं। पहला है कि अमेरिकी डॉलर, दूसरा है एन, तीसरा है रेनमिनबी, और चौथा है भारत का रुपया, पांचवा है यूरो, छठवां है पाउंड स्टर्लिन, ठीक है। तो उपरोक्त में से कितने एसडीआर की मुद्रा में शामिल हैं ये हमें बताना है, ठीक है, कितने एसडीआर की मुद्रा में शामिल है ये हमें बताना है कमेंट करके, ठीक है। मैंने जैसे ऊपर कमेंट करने के लिए बोला था कि एसडीआर में कितनी मुद्राएं शामिल हैं, तो एसडीआर में 5 मुद्राएं शामिल हैं, ठीक है, जिसमें आपका डॉलर हो गया, ठीक है, जिसमें आपका डॉलर हो गया, ठीक है। दूसरा आपका येन हो गया, येन कहाँ की मुद्रा है, तो जापान की है। फिर रेनमिनबी हो गया, रेनमिनबी की हम लोग लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो भारत का रुपया नहीं है, चौथा नंबर गलत हो गया। यूरो हो गया, ठीक है, पाउंड हो गया, और अभी 2016 में रेनमिनबी को जोड़ा गया है, ठीक है, रेनमिनबी को जोड़ा गया है, जो कि चीन की मुद्रा है, कहाँ की मुद्रा है, चीन की मुद्रा है, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी, ठीक है। रेनमिनबी जो है चीन की मुद्रा है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कहाँ की है, चीन की है, और 2016 में सबसे नवीन इसी को जोड़ा गया है। तो ये 5 मुद्रा हैं, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 5। अगर आप इसको नहीं भी जानते थे, अगर आपको ये पता था कि एसडीआर में 5 मुद्रा होती हैं, तो भी आप इसमें सही कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना आरबीआई। आरबीआई की कार्यवाहियों के संबंध में विचार करना है। पहला है, और किसके लिए बताना है, संभावित कार्यवाही है ना, उपरोक्त में से कितनी कार्यवाही ये बताना है कि आरबीआई की कार्यवाहियां जो हैं, उपरोक्त में से ये संकुचित मुद्रास्फीति के लिए दौरान जो है कौन कौन सी कार्यवाही करता है आरबीआई, ठीक है। तो पहला है कि मुद्राओं की दरों में वृद्धि, दूसरा बोला है कि जो रिजर्व है उसमें वृद्धि, तीसरा बोला है सरकारी बॉन्ड को बेचना, ठीक है। तो ऊर्जा, पहला है अपना कि ब्याज दरों में वृद्धि करेगा, दूसरा है रिजर्व आवश्यकताओं को वृद्धि करेगा, तीसरा है कि बॉन्ड को बेचेगा, ठीक है। तो ये आरबीआई की कितनी कम कार्यवाही है कि संकुचित मौद्रिक नीति अपनाना। संकुचित मौद्रिक नीति का मतलब है कि बाजार से मुद्रा को क्या करना, कम करना, बाजार से तरलता को कम करना। तो इसके लिए क्या क्या कार्यवाही इसमें करेगी आरबीआई, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ब्याज दरों को बढ़ाना, मतलब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को यदि बढ़ा दिया जाए, यदि रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा इसमें कि जो मार्केट से तरलता है,
तो बाजारों को बैंक जो है कम ऋण लेंगे और कम ऋण देंगे भी, ठीक है ना। आरबीआई से बैंक कम ऋण लेंगे क्योंकि रेपो दर बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनको जो ऋण होगा महंगा हो जाएगा, और वो जनता को भी क्या करेंगे, महंगा ऋण देंगे, जिससे बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर दूसरा है कि रिजर्व में आवश्यकताओं में वृद्धि, जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर में वृद्धि कर दे, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि करने से क्या हो जाएगा कि मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सरकारी बॉन्ड को बेचना, सरकारी बॉन्ड को बेचना मतलब जब आरबीआई सरकारी बॉन्ड को बेचती है तो बैंक क्या करते हैं, सरकारी बॉन्ड को खरीदते हैं और बदले में उसको क्या देते हैं, पैसा देते हैं, तरलता देते हैं। तो इससे भी हमारी क्या हो जाएगी, मार्केट से हमारा, बाजार से हमारी तरलता कम हो जाएगी। तो तीनों के तीनों ही ऑप्शन हमारे संकुचन के दौरान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीनों सभी, ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है चालू खाता, नेक्स्ट अपना है चालू खाता संतुलन के संदर्भ में हमें बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह वर्तमान में उत्पादित वस्तुओं के लिए किए गए सभी भुगतानों की एक माप है और इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। दूसरा है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरण भुगतान को छोड़कर विदेश से प्राप्त उत्पादन आय शामिल होती है। उपरोक्त में से हमें यहाँ पे सही बताना है कि सही नहीं है ये बताना है, ठीक है, सही नहीं है, इसको जरूर हाईलाइट कर लिया करिए, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक। तो जो इसमें बोला है कि इसमें सभी भुगतान एक ही माप है और इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती है, तो गलत है। इसमें वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं, ठीक है, वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। दूसरा यहाँ पे बोला है कि अंतरण भुगतानों को छोड़कर, तो छोड़कर नहीं, ये भी शामिल होता है। इस हिसाब से ये दोनों ही गलत हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिए गए हैं कि गुड्स की कुछ लिस्ट है और सर्विसेज की लिस्ट है। सर्विस मतलब होता है कि किसी को सेवा प्रदान करना, ठीक है ना। और यहाँ पे वस्तु हो गई, जैसे कार हो गई, किताब हो गई, बुक हो गई, ये सब चीज़ वगैरह कहते हैं गुड्स में आ जाते हैं, जो हमारे डेली यूज के जो काम में आती है, ठीक है, ठीक है। यहीं पे हमारा जो इंटरनेट की सेवाएं दे रहा है कोई, है ना, यूट्यूब वगैरह है, ये सब चीज़ हो जाएंगी सर्विसेज में आ जाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट है अपना 56 नंबर, ठीक है। इसमें बोला गया है कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो लक्षित मुद्रास्फीति लक्षीकरण में एकमात्र प्राधिकारी नहीं होता, ठीक है। क्या बोला है कि आरबीआई गवर्नर जो है मुद्रास्फीति लक्षीकरण में एकमात्र पदाधिकारी नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस भूमिका के लिए मौद्रिक नीति समिति ने आरबीआई गवर्नर को प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। उपरोक्त में से हमें सही का जवाब देना है, ठीक है। उपरोक्त में से हमें क्या करना है, सही का जवाब देना है, ठीक। तो आरबीआई जो है वो लक्षीकरण का एकमात्र प्राधिकारी नहीं होता है, बिल्कुल सही नहीं है, नहीं, बिल्कुल सही है। क्योंकि क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे क्यों लगा दें तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मौद्रिक नीति जो है ना वो आरबीआई गवर्नर को प्रतिस्थापित कर दी है उसकी भूमिका में, क्योंकि ये सबका काम कौन करने लगी है, मौद्रिक नीति जो समिति है वो करने लगी, ठीक है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो कथन ए है वो कथन दो का क्या करता है, व्याख्या करता है और सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना पेमेंट बैलेंस से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, है ना, बीओपी से। तो क्या बोला है, भुगतान संतुलन कौन सा सही है हमें यहाँ पे बताना है कि भुगतान संतुलन के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा सही है। पहला है कि यह एक लोखा जोखा है जो केवल वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और जो किसी भी देश के निवासी और शेष विश्व के बीच में किए जाते हैं। फिर दूसरा, इसमें वस्तु सेवा और पूंजी के आयात निर्यात से जुड़े लेन देन शामिल होते हैं, किंतु जो विदेशी सहायता और प्रेषण शामिल नहीं होते हैं। फिर तीसरा स्टेटमेंट है, यह किसी देश के निवासी और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित लेखा जोखा होता है। फिर चौथा है, यह भारत सरकार के स्वामित्व वाले ब्याज को छोड़कर सभी ऋणों को शामिल किया जाता है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लग सकती थी अगर आपको नहीं भी पता था तो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम वर्ड दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आप केवल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किंतु, ठीक है, जोड़ा गया है, और यहाँ पे आपको सभी। तो ये तीनों स्टेटमेंट में देखिए मतलब स्ट्रीम वर्ड दिए गए हैं जिनसे आप इनको गलत कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इनको गलत कर सकते हैं। ये तीनों ही गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा कि ये किसी भी देश की, यह किसी देश के निवासी और शेष विदेशी, जो शेष विदेश के हैं उन सभी के बीच में जो लेन देन होता है हमारा, ठीक है ना, एक देश का दूसरे देश से या जितने भी देशों से विश्व के साथ कितना भी लेन देन होता है जो भारत का, उसमें सभी आर्थिक जो लेन देन होते हैं उसको शामिल किया जाता है, उसका एक व्यवस्थित लेखा जोखा होता है, कौन, भुगतान संतुलन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि विश्व बैंक संबंधित कितने सूचकांक, जो विश्व बैंक है हमारा वर्ल्ड बैंक है वो कितने सूचकांक प्रकाशित करता है ये हमें बताना है और यहाँ पे सही कोड का चयन करना है, ठीक है।
यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, तीसरा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, तो इन तीनों में कितने वर्ल्ड बैंक जारी करता है ये हमें बताना है। तब तक आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक और कौन कौन सी रिपोर्ट यहाँ पे जारी करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की जो पहली रिपोर्ट है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहली नहीं है, मतलब बता रहा हूँ कि इतनी सारी इंडेक्स और रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा हो गया आपका कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तीसरा हो गया है आपका कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव, तीसरा है, चौथा हो गया आपका ग्लोबल फाइनेंसिंग डेवलपमेंट रिपोर्ट, चौथा है रेमिटेंस रिपोर्ट, मतलब जो आपका विदेशी भारतीयों द्वारा जो पैसा भेजा जाता है। ठीक है, फिर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, फिर इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट ये भी याद रखिएगा, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसे आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से देख लेना है आपको, कौन सा, इंडिया इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। ठीक है, फिर है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स भी कौन जारी करता है, आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, फिर है द सर्विस ट्रेड एंड रजिस्ट्रेशन इंडेक्स। ठीक है, फिर है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। फिर है इंडिया स्टेट लेवल एजेंसी एनर्जी इफिशियंसी इम्प्लीमेंट रेडिएशन। ठीक है, ठीक है ना। तो इसके बाद है ग्रीन इंडेक्स भी ये चालू करता है ना। इको फ्रेंडली स्टॉक भी जारी करता है, इको फ्रेंडली स्टॉक मार्केटिंग जो इंडेक्स है वो भी जारी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ रहते रखिएगा कि जो ग्रीन इंडेक्स और इको फ्रेंडली स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स है वो भी कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस याद रखिएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट याद रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट याद रखिएगा, है ना, ग्लोबल फाइनेंस डेवलपमेंट रिपोर्ट भी याद रखिएगा, और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, है ना, और ये आपका इंडिया डेवलपमेंट अपडेट और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये जरूर याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट और हो जाती है लॉजिस्टिक। तो इतनी सारी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक अपनी जारी करता है। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें इसकी यदि आंसर की बात करें हम, तो इसकी यदि हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, कौन कौन सी जारी करता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, दूसरा है कि ईजीपी रिपोर्ट, जीपीजी मतलब वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट भी जारी करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट नहीं जारी करता है। इसे कौन जारी करता है, इसे आईएमएफ जारी करता है। ठीक है, इस हिसाब से केवल दो यहाँ पे हमारे सही हो जाएंगे। तो 58 का हमारा केवल दो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वित्तीय स्थिरता जो रिपोर्ट है वो आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। अब हमारा यहाँ पे आता है 59। इसमें बोला गया है कि भारत में अनुसूचित व्यवसायिक बैंक के तुलन पत्र की आस्तियों में निम्नलिखित में से कौन से मद परिलक्षित होते हैं, हमें यहाँ पे सही बताना है। ठीक है, तो भारत का पहले चीज यहाँ जान लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, पहले स्टेटमेंट बता देते हैं आपको कौन सा है। तो ऋण अग्रिम हो गया, दूसरा है बैंकों द्वारा धारित निवल सावधि जमा हो गई, और तीसरा है नगद आरक्षित अनुपात मतलब सीआरआर। ये तीनों में से कौन से जो है तुलन पंथ के आस्तियों मतलब उसके एसिड में, ठीक है ना, एसिड में, ठीक है ना, उनकी संपत्ति में शामिल होती है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने की बात है कि यहाँ पे जो अनुसूचित बैंक होते हैं वो किसके तहत मतलब कहा जाए तो लिस्टेड होते हैं, तो आरबीआई एक्ट अपना 1934 के तहत। ठीक है, इसमें जो शेड्यूल सेकेंड है, सेकेंड शेड्यूल के तहत इसमें लिस्टेड होते हैं कौन, हमारे जितने भी अनुसूचित बैंक होते हैं। भारत में अभी कितने अनुसूचित बैंक है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, कितने अनुसूचित बैंक हैं, ठीक, ये आपको कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे कि जो बैंकों की देयता होती है और जो उनकी संपत्ति होती है वो क्या होती है। ठीक, पहले आप लोग यहाँ पे आंसर बताइएगा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि बैंकों की देयता क्या होती है। ठीक है, तो बैंकों की जो देयता होती है वो जैसे मान लीजिए कोई बैंकों में जो जमा आती है, पैसा जमा हुआ, डिपॉजिट हो गई, ठीक है, जमा हो गया, इसके बाद आपकी जो ब्याज उदागिरी, अब इन जमा में भी हमें क्या देना होगा, ब्याज की अदागिरी करना होगा, ब्याज देना होगा। ठीक है, बैंक को ब्याज देना होगा। अब यहाँ पे जो एफडी के रूप में पैसा जमा होता है, ठीक है, किसके रूप में, एफडी के रूप में, एफडी के रूप में और आरडी के रूप में, सॉरी, आरडी के रूप में। तो इन सभी में भी बैंक को क्या कर देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो ये इसकी क्या हो जाती है, देयता होती है कि उसे देना है। अब संपत्ति की बात यदि हम करें, ठीक है, तो संपत्ति इसकी क्या क्या होती है ये आप जानते हैं। ठीक है, तो अब इसकी संपत्ति क्या होगी कि ये लोन जो देता है, ठीक है, लोन देगा, इससे इसको ब्याज प्राप्त होगी और इसकी संपत्ति होगी।
ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका CRR होता है, SLR के रूप में पैसा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो CRR होता है ये RBI के पास जमा होता है, और SLR जो होता है ये बैंक अपने पास रखते हैं, ठीक है ना। बैंक जब अपने पास रखते हैं तो ये सरकारी प्रतिभूतियों में क्या करते हैं, निवेश करते हैं, और इससे इनको क्या हो जाता है, ब्याज प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। तो इससे इनको क्या प्राप्त हो जाती है, ब्याज प्राप्त हो जाती है, ठीक। तो नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेजरी बिल हो गए, ठीक है ना, ट्रेजरी बिल हो गए, है ना। और भी अन्य जो भी है, और कैश हो गया, जो भी कैश यहाँ बैंकों पर रहता है, तो ये इसकी क्या होगी, संपत्ति होगी, ठीक है। तो अब इसके हम देखें इसमें क्या आंसर हो जाएगा अपना। तो आंसर की यदि हम बात करें, यदि हम आंसर की बात करें, तो इसमें पहले बोला है कि ऋण अग्रिम। तो ऋण अग्रिम इसके क्या हो जाएंगे भाई, ये तो इसकी क्या हो गई, देयता हो गई, ये तो इसकी एसिड में नहीं है, ठीक है, ये इसकी लाइबिलिटी है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा आप इसकी एसिड है, तीसरा भी इसका एसिड है, ठीक है ना। तो इसके अपनी क्या सही हो जाएगा, आंसर नंबर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ डिस्टर्ब हुआ अपना, सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। ये अग्रिम है, ऋण अग्रिम है, लोन है, ठीक है ना। तो लोन अपना हो जाएगा, तो पहला और तीसरा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपका दूसरा गलत हो जाएगा, बैंकों में जो निबल सावधि जमा होती है, इसमें सावधि जमा क्या होती है, देयता होती है, जमा कोई भी हो, चाहे वो सावधि जमा हो, या आपकी कोई भी जमा हो, मतलब अगर बैंक में जो भी जमा है वो उसकी क्या हो जाएगी, देयता हो जाएगी। तो इसका पहला नंबर सही है, क्योंकि ऋण, इससे तो इसको पैसा मिलता है, ब्याज मिलता है, जितना ऋण देगा तो उसको ब्याज मिलेगा, तो बैंक की कमाई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, इसका सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार करना है। पहला है कि जनता द्वारा धारित मुद्रा, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा भंडार, और तीसरा है व्यावसायिक बैंकों द्वारा धारित मुद्रा। इसमें हमें बताना है कि हाई पावर्ड मनी कौन सी है, या उच्च शक्ति द्रव्य मनी कौन सी है, ये हमें बताना है। जैसा कि हम लोगों ने आगे क्वेश्चन में देख चुका था, यहाँ पे M0 के बारे में बात हो रही है। M0 को ही क्या बोला जाता है, हाई पावर्ड मनी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, हाई पावर्ड मनी बोला जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो हाई पावर्ड मनी किसे बोला जाता है, M0 को बोला जाता है, ठीक है। M0 को हाई पावर्ड मनी बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आंसर के लिए हम बात करें, ठीक है। तो M0 में क्या क्या शामिल होता है, ये हम लोगों ने आपसे बता चुका है ऊपर, फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि M0 में क्या क्या शामिल होता है। तो M0 में जो है वो है जनता के पास जमा, जनता के पास जो पैसा है, ठीक है ना, जनता के पास पैसा जो है, ठीक। जनता के पास जो पैसा हो गया, प्लस उसमें क्या होता है कि जनता के पास पैसा हो गया, अब प्लस उसमें जो होता है कि जो व्यवसायिक बैंक होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, व्यवसायिक बैंक होते हैं, उनकी जो होती है जमा हो गई, व्यवसायिक बैंकों में जो जमा हो गई, या व्यवसायिक बैंकों में जो मुद्रा हो गई। तो ये दो चीज़ होते हैं M0 में। लेकिन ये भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये बिल्कुल शामिल नहीं होती है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे सही हो रहे हैं, ठीक है। तो केवल और केवल यहाँ पे 2 सही हो जाएंगे। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैंने इसको लगाया था तो 10 में मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए थे। आप लोग अपना ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हम लोग स्पीड इसलिए चल रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है ना इन 10 क्वेश्चनों में, इसलिए थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो वीडियो देखे तो कैसे लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।